नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को तो हम लोगों ने निपटा दिया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, ठीक, जो कि आपका है धातु, अधातु एवं उपधातु। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इससे पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूं, या राजीव क्वेश्चन बैंक को अभी तक खरीदा नहीं है तो आप लोग जा करके नीचे दिए गए लिंक पे जा करके ऑनलाइन घर बैठे आप लोग किताब को परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे धातु, अधातु एवं उपधातु, ठीक। चलिए बात करते हैं धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं एवं उपधातु क्या होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि अगर हम पदार्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई साहब, पदार्थ की बात करते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, सब्सटेंस कहते हो। तो जो सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल जो होते हैं, एक मिनट, इसको आप लोगों ने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, ठीक है। दो पार्ट में क्या आपने कैटेगराइज किया था, एक में शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस या प्योर मटेरियल, ठीक। आपने एक में प्योर सब्सटेंस रखा था, समझ रहे हो ना, हाँ। और आपने दूसरे पार्ट में क्या रखा था भाई साहब, इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध पदार्थ। ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को यह भी तो पता होगा कि जब हम लोग शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई साहब, शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं, तो शुद्ध पदार्थ में आपने क्या क्या लेते हो, पता है आप लोगों को। शुद्ध पदार्थ में आप लोग क्या लेते हो भाई साहब, तत्व लेते हो और क्या लेते हो, यौगिक लेते हो। क्या लेते हो भाई साहब, यौगिक लेते हो, ठीक है ना, यौगिक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तत्व की, किसकी बात करने जा रहे हैं, तत्व की। और इसी तत्व को तो आप क्या कहते हो, धातुएं हैं। कुछ तत्व अधातुएं होती हैं, आपको पता है कि नहीं पता है, अधातुएं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि कुछ तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कोई अधातु है या धातु है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप लोगों की लगेगी, कौन सी लगेगी भाई साहब, धातु लगेगी। क्या लगेगी, आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हो करो। वैसे तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े ही थे कि हम पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आप लोगों ने पढ़ा था तत्व और यौगिक, ठीक है। और अशुद्ध में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, अशुद्ध में आप लोगों ने पढ़ा था मिश्रण को पढ़ा था। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए जरा हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसको क्लीन करके हम लोग बात ये करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं धातु की। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई साहब, धातु की, यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हो, मेटल। क्या कहते हो भाई साहब, मेटल कहते हो। तो चलिए हम लोग मेटल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मेटल की बात कर लेते हैं। तो मेटल में आपको कुछ कंडीशन दी जाएंगी, जैसे आपने किसी भी तत्व को पढ़ा, ठीक। आप उसको प्रेडिक्ट करना चाहते हो कि ये धातु है या धातु है या उपधातु है, ठीक है। तो आप अगर उसको प्रेडिक्ट करना चाहते हो या फिर उसके बारे में ये बताना चाहते हो कि ये धातु है या धातु है, उपधातु है, तो आपको कुछ कंडीशन दी जाएंगे। कुछ कंडीशन आप लोग को पता होना चाहिए कि ये धातुओं के लक्षण होते हैं या फिर अधातुओं के या फिर उपधातुओं के, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं धातुओं में। अगर हम धातुओं की विशेषता की बात करते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं धातुओं की विशेषता। तो धातुओं के जो विशेषता या फिर जिसको आप लोग गुण कहते हो, क्या कहते हो, गुण कहते हो। तो अगर हम गुण की बात करते हैं तो एक तो होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण, ठीक है ना। चलिए पहले हम भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, धातुओं के भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। या फिर पहले हम हेडिंग तो लगा दें इसके, धातुओं के गुण, इसके बारे में जानने जा रहे हैं, यानी कि धातुओं की क्या क्या विशेषता होती है। पहला हम लोग जानेंगे इसकी भौतिक गुण। क्या जानेंगे भाई साहब, भौतिक गुण, ठीक है। धातुओं का भौतिक गुण क्या है, फिर उसके बाद रासायनिक गुण पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेटल्स के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं, धातुओं के
भौतिक गुण की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई साहब, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा। तो धातु, अच्छा एक बात बताएं आप लोगों को, जब आप भौतिक गुण की बात करते हो, किसकी बात करते हो भाई साहब? भौतिक गुण की बात करते हो। तो भौतिक गुण का मतलब होता है कि उसका रंग रूप आकार क्या है, ठीक है ना। भौतिक का मतलब होता है रंग रूप आकार क्या है, ये भौतिक गुण शो करता है। जब भी हम रासायनिक गुण की बात करते हैं तो रासायनिक गुण में आप लोग को यह देखना होता है कि कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग जब भौतिक गुण की बात करेंगे तो उसके रंग रूप आकार की बात करेंगे, जब रासायनिक गुण की बात करेंगे तो कौन से रिएक्शन को शो कर रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो चलिए पहले हम भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। भौतिक गुण में आप लोगों ने फर्स्ट नंबर ये पढ़ना है कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं। कैसी होती हैं भाई साहब? कठोर, यानी कि मजबूत होती है ना। देखो आपने लोहे का चना चबाना हो तो चबा लोगे लोहे का चना? नहीं ना भाई साहब, लोहा तो कठोर होता है ना। यानी कि धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। अगर हम सेकंड बात करें धातुओं के लक्षण की, धातुओं के गुण की, तो सेकंड बात में हम लोग क्या कह सकते हैं भाई साहब? धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। क्या होती हैं भाई साहब? अरे आघात वर्धनीय, यानी कि डक्टाइल होती हैं। क्या होती हैं? डक्टाइल होती हैं। अच्छा, आघात वर्धनीय का मतलब क्या है भाई साहब? आघात वर्धनीय का मतलब क्या है कि धातुएं आघात वर्धनीय हैं। जैसे आप लोग पढ़ लेते हो कि धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं, किताबों में लिखा होता है आघात वर्धनीय होती हैं। तो पहले हम लोग को यह समझना होगा कि आघात वर्धनीयता क्या है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। आघात वर्धनीयता का मतलब यह होता है, आघात वर्धनीयता का मतलब यह होता है कि जो मतलब अगर हम उस पर चोट मारेंगे तो चोट को सहने की मतलब सहन ना करें, उसका विरोध करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि जैसे हम लोग धातु को पीटते हैं ना, तो क्या करती है भाई? उसके विरोध में अपना आकार बदल लेती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। यानी कि इसमें आप चोट मारोगे, जैसे लोहे उससे क्या कहते हैं, लोहे को आप हथौड़े से पीटते हो ना, तो जब आप उससे पीटते हो तो क्या होता है भाई? लोहे का आकार बदल जाता है। यानी कि वो आघात को सहना नहीं चाहती हैं, आघात को सहना नहीं चाहती हैं, इसीलिए वो अपने आकार को बदल लेती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ऐसा क्यों होता है भाई साहब? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो विरोध कर रही हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। जैसे आपने लोहे को पीटते हुए कभी तो देखा होगा, नहीं तो घर पे अगर कुछ नहीं। चलो इतना आप लोगों को लिखना है, फिर उसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे। फिर अभी तो जगह थोड़ा कम है, आगे लिखेंगे। मैं वैसे ही लिखता हूँ यार, इधर उधर लिख देता हूँ, फिर जगह ही नहीं बचता है कि नहीं? लेकिन समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, समझने से मतलब है। कोई बात नहीं, हम इसको क्लीन कर देते हैं, फिर भौतिक गुण में आगे बढ़ जाते हैं। भौतिक गुण में आप लोगों को दो नंबर मैंने आप लोग को लिखा दिया है। और भी भौतिक गुण होते हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। पहले आप लोग इसको नोट डाउन करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद आगे मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे बात करें कि धातुओं का भौतिक गुण और लिखो, तो तीसरा नंबर पे आप लोगों का आता है, क्या आता है भाई साहब? धातुएं विद्युत का चालन करती हैं। क्या करती हैं भाई साहब? विद्युत का चालन करती हैं, यानी कि ये विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत का चालन करेंगी। आप लोग को पता है, जैसे आप लोगों ने क्या करते हो भाई, आपने वायर यूज किया। आप जब वायर यूज करते हो, तार यूज करते हो, तो उस टाइम पे आप चाहे लोहे का तार लो, चाहे चांदी का तार लो, चाहे आप सोने का तार लो, चाहे एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जिंक का, आपने कोई भी तार लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? होगी ना विद्युत धारा प्रवाहित। यानी कि धातुएं क्या करती हैं? विद्युत की क्या होती हैं भाई साहब? सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करना चाहें, दिख रहा है ना ये वाला, ये कलर नहीं दिख रहा है। चलिए, फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करना चाहिए, ये भी डिम है, चटक कौन सा रंग है?
चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? तो धातुएं क्या होती हैं भाई? ऊष्मा की सुचालक होती हैं कि नहीं होती हैं? फोर्थ नंबर पे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है ना। माने कि अगर हम धातु को क्या करें, जैसे आपने सरिया ले लिया, सरिया को क्या करो, एक तरफ आप उसको आग में डाल दो, वो गर्म होता रहेगा, फिर कुछ टाइम बाद जहां से आप पकड़े रहोगे वहां भी थोड़ा थोड़ा गर्म लगने लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि वो हीट का ट्रांसफर करती है, यानी कि हीट उसमें ट्रांसफर हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तभी तो क्या होता है कि आप किसी पतीले में खाना पकाते हो तो उसमें क्या होता है भाई, नीचे से आग लगाते हो, ऊपर खाना पक जाता है पतीले में, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, काहे नहीं कोई बात है भाई साहब, बात है, आ जाओ। हाँ, हम लोग फिफ्थ नंबर की बात करने जा रहे हैं। किसकी? फिफ्थ नंबर की बात करने जा रहे हैं। तो धातुएं क्या होती हैं भाई साहब? चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं धातुएं? चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं, यानी कि धातुओं में विशेष चमक होती है कि नहीं? जैसे हम बात कर लें, अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें धातुओं का, तो क्या आप बता सकते हो क्या कौन सा एग्जाम्पल? जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे तो धातु होते हैं कि नहीं होते हैं? जिसमें आता है क्या आता है भाई साहब? हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्या आता है भाई साहब? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आता है कि नहीं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बैरियम, रेडियम, ये सारी चीजें आती हैं, सब धातुएं होती हैं। और क्या एग्जाम्पल में ले सकते हो आप लोग? एल्यूमिनियम ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, हाँ, और क्या ले सकते हो आप? मरकरी भी होता है, Hg भी ले सकते हो। अच्छा एक मिनट, आप लोगों ने मरकरी को कहा कि धातु है, क्या है? धातु है, ठीक है। मरकरी जो होता है धातु नहीं होता है, मरकरी उपधातु होता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये जितने भी लोग कहते हैं कि जो मरकरी है वो लिक्विड धातु होती है, यानी कि द्रव धातु होती है, पारा जो होता है ना, कहते हो कि मरकरी जो है, पारा जो है द्रव धातु है, लेकिन धातु नहीं है वो, द्रव अवस्था में तो होता है, वो अधातु होता, सॉरी उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है। मरकरी यानी कि पारा जो होता है उपधातु होता है, वो लिक्विड अवस्था में होता है, वो धातु नहीं है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए इतना आप लोगों ने लिखा एग्जाम्पल में, चलिए। अच्छा यहाँ पे सोना भी लिख देते हैं, Au, चांदी भी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये सारी क्या है? धातुएं हैं। क्या है भाई साहब? ये धातुएं हैं, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। आप लोग इसका एग्जाम्पल मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका क्या कर लो भाई, नोट डाउन कर लो, ठीक। हम आगे मूव कर रहे हैं। हमने भौतिक गुण के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसके रासायनिक गुण, ठीक है। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई साहब? रासायनिक गुण की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो। ये कलरवा ये डिम काहे हो गया यार? ये डिम क्यों होता जा रहा है? कहां से हो गया? ओ माय गॉड, मैं ब्रश पे गया था तो डिम का है नहीं रहेगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण की। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई साहब? धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण की हम लोग बात करेंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की हम लोग बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनके रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि भाई साहब ये रिएक्शन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, किसी के साथ रिएक्शन कर लेंगे या फिर नहीं कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, रासायनिक गुण में क्या होता है भाई साहब? इसमें हम अगर रासायनिक गुण की बात करें तो पहले तो हम लोग इसमें लिखेंगे धातुओं के बाह्य कोश में एक
कामा 2, कामा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई साहब? 1 कामा 2 कामा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिससे अच्छा रुक जाओ, अब बस इतना आप लोग को एक में लिखा देते हैं, दूसरे में अब लिखा देते हैं सेकंड नंबर पे बता देते हैं कि सेकंड नंबर में क्या हो जाए। अच्छा, आप लोग ये कह रहे होगे कि सर बाय कोष में इलेक्ट्रॉन आप शो करो कि धातु में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो भाई हमको आपने बता दिया, सिर्फ बता दिया, इसमें समझाया कहाँ? समझा दे रहे हैं अभी। ठीक है, बस आप लोग पहले इसका नंबर देख लो, मतलब जो गुण है, कौन कौन से गुण है, गुण के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए आ जाइए जरा आगे हम बात करें तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, धातुओं में क्या होते हैं भाई साहब? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे अगर हम लोग बात करना चाहें तो आगे क्या कह सकते हैं? पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा तो मैं एक एक को डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना, मतलब एक एक को डिस्कस करा दूंगा। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, धातुएं परबल अपक्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? परबल अपक्रियाशील होती हैं। धातुएं परबल अपक्रियाशील होती हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप लोग इसको नोट डाउन करो। ठीक, तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, जितने भी मैंने लिखाया है इसको हम समझा देते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए? आगे बढ़ें। चलिए हम एक एक को समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि धातुओं में बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। ठीक है, और ये इनके इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और परबल रिएक्टिव क्यों होती हैं। अच्छा, एक ठो और मुझे लिखाना था, यहीं पे जगह है, लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ 4th नंबर पे। अगर आपको लिखना है तो 4th नंबर पे लिख दीजिएगा। हाँ, 4th नंबर पे आप लोग क्या लिखिएगा भाई? सब रिएक्टिव हो गया। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं के बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ 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 हाँ, और धातुएं क्या होती हैं भाई साहब? धन विद्युतीय होती हैं। क्या होती हैं धातुएं? धातुएं धन विद्युतीय होती हैं। और ये धन विद्युतीय कहाँ से हो पाएगा? अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि धातुएं धन विद्युतीय कैसे होती। धातुएं धन विद्युतीय होती हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो नोट डाउन कर लो, मैं इसके बाद आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद क्लीन कर देते हैं। क्लीन हो जा। आइए जरा हम लोग आगे समझने की अगर कोशिश करें तो इसमें बात पहली ये थी कि आप इसके बारे में बता दो कि इसके बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। जैसे आप यस ब्लॉक के तत्वों की बात करते हो, कौन से ब्लॉक की? यस ब्लॉक के तत्वों की बात करते हो, तो मैंने एग्जाम्पल में कहा था कि जो यस ब्लॉक के तत्व हैं ये सारे के सारे क्या हैं भाई साहब? ये सारे के सारे धातु हैं। क्या हैं? धातुएं होती हैं। तो जैसे आप इसमें सोडियम की बात कर लो, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। आप कैसे बताओगे कि इसके बाह्य कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है? कैसे बताओगे? ध्यान दीजिएगा, जब आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, पहली बात अगर आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि उसके बाह्य कोश में इतना इलेक्ट्रॉन है। देखो सोडियम को मैं कर रहा हूँ 1s2 2s2। जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं जानते हो वो जा करके मेरे फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो आपका रासायनिक अपक्रिया एवं उसके समीकरण, उसका जो लास्ट लेक्चर है यानी कि 4th वाला लेक्चर है, पहले चैप्टर का 4th वाला लेक्चर, उसको आप लोग प्रॉपरली अटेंड कीजिए। मैंने उसमें बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया है। 1s2 2s2 2s2 2p6 3s1। देखिए लास्ट वाला कोष कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे लास्ट वाले कोष में जाते हैं। अब देखते हैं कि उसकी संख्या क्या है। उसकी संख्या 3 है। 3 और कहीं पर है? नहीं है, तो सिर्फ एक ही 3 है, तो यही लास्ट वाला कोष बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब? लास्ट कोष बनेगा। यानी कि इसके पास बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है ना। अब कहोगे कि ये बाह्य कोष में भाई अगर हमें
पता भी चल जाता है कि धातु के बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इससे क्या हमको फायदा हो जाएगा भाई साहब? यही तो पूरा लक्षण ही शो करता है कि धातु अधातु कैसे हम बताएंगे, अभी हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए जरा हम समझते हैं। ध्यान देना, जब कभी भी किसी हम एटम की बात करते हैं, ठीक है ना, और उसका हम रिएक्शन कराना चाहते हैं, मान लो कि उसको किसी के साथ हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक, तो भाई कंडीशन ये उत्पन्न होती है कि कोई भी परमाणु ये चाहता है कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि उसका अष्टक पूरा रहे, ठीक है ना, और अष्टक पूरा रहेगा तो कोई रिएक्शन आगे नहीं करेगा। ठीक भाई, कोई काम करना चाहता है क्या अपने लाइफ में? एक कई बार में सभी अपना काम कर लेना चाहते हैं कि भाई एक बार में हम काम कर लें और हमेशा के लिए बैठ के खाएं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिंदगी भर कोई नहीं काम करना चाहता, मैं तो पक्का नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो परमाणु होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, ताकि उनका अष्टक पूरा रहे और वो जैसे इनर्ट गैस शांति से बैठी रहती है ना 18वें समूह की, वैसे ये भी शांति से बैठे रहें। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है भाई साहब, आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके जब लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तब इसका अष्टक कैसे पूरा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा ना? पूरा नहीं होगा ना? नहीं। क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्योंकि इसका लास्ट वाला सेल भी यस है। क्या है भाई साहब? लास्ट वाला सेल भी यस है, और यस में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, मान लो कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन 1 ले भी लिया, तो इसकी औकात ही है 2 इलेक्ट्रॉन भरने की यस वाले में, तो और कहां भरेगा? नहीं रख पाएगा, तो इसका अष्टक भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो ये क्या करेगा? ये करेगा अपने लास्ट वाले सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त। क्या करेगा? अपने लास्ट वाले सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देगा। तो भाई जब लास्ट वाले सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया तो कोश भी नहीं रह जाएगा, है कि नहीं? जिस घर में आदमी ना हो वो घर होता है क्या? नहीं ना, वो तो भूतिया हो जाता है। अब चलो, ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसका रीजन था छोड़ने का, रीजन ये था कि इसको भी अपना अष्टक पूरा करना था। लास्ट वाला 2p बचा कि नहीं बचा? 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर भी है, आगे कहीं पे है 2 नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बाह्य कोश बनेंगे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो 2 बाह्य कोश बनेंगे और दोनों के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे इसका अष्टक क्या हो जाएगा भाई साहब? पूरा हो जाएगा। और ये कंडीशन तभी आएगी जब ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि किसी को अपना इलेक्ट्रॉन 1 दे देगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और जब किसी के साथ एक बंध बना लेगा ना तो दोबारा ये बंध नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका लास्ट वाला जो है पूरा भरा है, ना तो इसको चाहिए ना तो ये देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अब इसके पीछे रीजन क्या है कि ये धातु का लक्षण है। भाई इसके इतना तो हमने आपको समझा दिया कि इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब भाई जब इसने छोड़ा इलेक्ट्रॉन तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा, तो इसका छोड़ना मजबूरी है क्योंकि इसको भी चाहिए अष्टक, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये धातु क्यों है? ये कंडीशन होती है ना कि ये धातु क्यों है। आप लोगों को मैंने एक पॉइंट और भी पढ़ाया था, इससे में एक पॉइंट ये बढ़ाया था कि धातुएं धन विद्युतीय होती हैं। क्या होती हैं भाई साहब? धन विद्युतीय होती हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन 1 छोड़ेगा तो सोडियम पे 1 प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। यानी कि ये भी क्या हो गया भाई साहब? धन विद्युतीय हो गया। क्या हो गया? धन विद्युतीय हो गया। ठीक है ना। तो धातुएं क्या होती है? धन विद्युतीय होती हैं। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसमें धन का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं पाएगा, मजबूरी है इसका 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना, और छोड़ेगा तो धन विद्युतीय हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं किसी और एग्जाम्पल की। अच्छा, बाह्य कोश में मैंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई साहब? आप लोगों को पता है 12 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। 3s2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा कि भाई इसका लास्ट वाला सेल क्या है? 3s है। लास्ट वाला सेल क्या है? 3s है। अब देखो जरा, यहाँ पे 3s यहाँ पे है, 3 सबसे बड़ी संख्या है, और कहीं पर है 3 नहीं है ना। ठीक है, तो सिर्फ यही बाह्य कोश बना। और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई साहब? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है?
अब जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले सेल में, तो इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए, लेकिन ले नहीं पाएगा क्योंकि इसका लास्ट वाला सेल यस है और इसकी औकात नहीं कि यस में 6 इलेक्ट्रॉन और भी ले ले, यानी कि यस में मैक्सिमम क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो भाई इसको अगर अष्टक पूरा करना है, इसको अगर अष्टक पूरा करना है तो ये क्या करेगा, ये भी छोड़ेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो जैसे ही छोड़ा तो लास्ट वाला सेल 2p बना, 2s बना, और इसके पास टोटली कितना इलेक्ट्रॉन हो गया भाई साहब, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यानी कि इसकी मजबूरी है, अगर अष्टक पूरा करना है तो इसकी मजबूरी है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना। समझ रहे हो ना? और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो किसी के साथ बंध बना लेगा, जिसको भी देगा इलेक्ट्रॉन उसके साथ बंध बना लेगा ना, फिर उसके बाद किसी और के साथ बंध नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ना लेने की अब क्षमता है ना देने की अब क्षमता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पर 2+ आया कि नहीं आया? आया ना। यानी कि मैग्नीशियम धन विद्युतीय हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कि ये धातु है। क्या है भाई साहब? धातु है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आपको दिया गया है एल्यूमिनियम। क्या दिया गया है भाई साहब? एल्यूमिनियम दिया गया है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई साहब, आपको पता है? 13 होता है ना। हाँ, एल्यूमिनियम का 13 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। हुआ कि नहीं हुआ? 13 टू फिल किया हूं कि नहीं? गिन लो। हाँ गिन लो, नहीं तो बाद में कहो कि सर आपने बताया नहीं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले सेल को फाइंड आउट करते हैं भाई साहब। लास्ट वाला सेल 3p है ना, इसका लास्ट वाला सेल 3p और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जरा, 3 और कहीं पर है? हाँ है, 3s भी है। यानी कि ये दोनों बाह्यकोश बने और दोनों के पास टोटली कितना इलेक्ट्रॉन है भाई साहब? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसके लास्ट वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करना है। क्या करना है भाई साहब? अष्टक पूरा करना है। ठीक है, अब जब इसको अष्टक पूरा करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है भाई साहब? कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी बताइए जरा? 5 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की? 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने सही तो किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? हाँ सही किया है। जब इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ध्यान देना इसके 3p वाले में 5 इलेक्ट्रॉन आ भी जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे क्या गड़बड़ी है भाई साहब? देखिए 3s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3p1 हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, हाँ भाई साहब ठीक है। अच्छा, 2p6 3s2 3p1। हाँ, लास्ट वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पे ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा भाई साहब? छोड़ देगा। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा आसानी से। देख लो भाई, अगर इसको अष्टक पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है तो इसको अभी 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके p वाले में 5 इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ये मतलब कहीं से ये ले भी सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन यहां पे कंडीशन ये होती है कि कोई इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके लिए आसान है 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना या 5 इलेक्ट्रॉन लेना, बताइए जरा। इसके लिए आसान 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है या 5 इलेक्ट्रॉन लेना है? भाई कोई नहीं देगा इसको 5 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना, कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता। यानी कि कोई भी ऐसा परमाणु नहीं है जो 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, कभी नहीं देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा भाई साहब? 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? छोड़ देगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो भाई तब इसका जाके अष्टक पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो 8 हो जाएगा ना। अब जब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो यानी कि इसकी मजबूरी है कि किसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दे, यानी कि दे दे किसी को 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके बाह्यकोश में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एल्यूमिनियम ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस का चार्ज आया, यानी कि ये भी धन विद्युतीय है। ये भी क्या है भाई साहब? धन विद्युतीय है, यानी कि ये धातु है। क्या है? धातु है। ठीक है, मैंने आप लोग को इसके बारे में डिटेल में समझा दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक, या फिर नोट डाउन करो, अच्छे से करिएगा। ठीक है,
बाकी यस ब्लॉक के तो सारे के सारे धातुएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि भाई उनके बाय कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आता है। यस ब्लॉक में प्रथम समूह और द्वितीय समूह के तत्व आते हैं। यस जो उसका प्रथम समूह होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे तत्वों में, और द्वितीय समूह में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जब उनको अष्टक पूरा करना होगा तो भाई यस ब्लॉक के हैं और उनके लास्ट वाला कोष यस होगा, उसमें 5 या 6 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं पाएंगे कहीं से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले नहीं पाएंगे, तो मजबूरी है उनका इलेक्ट्रॉन छोड़ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई जब उनकी मजबूरी है इलेक्ट्रॉन छोड़ना तो धन विद्युतीय हो जाएंगे। तो क्या होती हैं? यस ब्लॉक के सारे तत्व तो धात्विक होते हैं। ठीक है, चलिए मैंने धातु के सारे लक्षण आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम अधातुओं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अधातुओं की बात कर लेते हैं। अधातुएं यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हो भाई साहब? नॉन मेटल्स। क्या कहते हो? नॉन मेटल्स कहते हो। ठीक है, हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं, अधातुओं की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग नहीं सही है, मैं आप समझता हूँ, बस आप लोग को मैं समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ। ठीक, हाँ चलिए कोई बात नहीं। राइटिंग की वजह से मुझे बहुत दिक्कत सहना पड़ा था। समझ रहे हो ना? बहुत प्रॉब्लम होती है, राइटिंग जिसकी नहीं सही होती ना उसके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। क्या करोगे? कोई बात नहीं है भाई, समझना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। आ जाइए जरा अधातुओं की हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? हम लोग अधातुओं की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अधातुओं को भी हम लोग भौतिक और रासायनिक में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके भौतिक गुण की। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? भौतिक गुण की। यानी कि हम लोग पहले बात करेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है ना? हाँ, हम लोग पहले बात करेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम पहला कहना चाहें तो धातुएं क्या अधातुएं क्या होती हैं भाई साहब? नर्म एवं मुलायम होती हैं। क्या होती हैं भाई साहब? नर्म एवं मुलायम होती हैं। ठीक है, कठोर नहीं होती तथा भंगुर प्रकृति की होती है। यहीं पे लिख देते हैं भंगुर। भंगुर मतलब झेंगुर नहीं, भंगुर का मतलब होता है कि बहुत कमजोर होती हैं। क्या होती हैं भाई साहब? बहुत कमजोर होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुएं क्या होती हैं? घात वर्धनीय होती हैं। क्या होती हैं? नहीं, आघात वर्धनीय तो वो था। ठीक है, ये आघातशील होती हैं। क्या होती हैं भाई साहब? घातशील यानी कि नॉन डक्टाइल होती है। आघातशील यानी कि ये नॉन डक्टाइल होती है। कैसी होती है भाई साहब? नॉन डक्टाइल लिखो या मैलिएबल लिखो, बात एक ही है। ठीक है, नॉन डक्टाइल या मैलिएबल लिखो, आपकी बात एक ही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, नॉन डक्टाइल होती है। मतलब इसका क्या हो गया भाई साहब? आघातवर्धनी तो उसमें था। आघातशील का मतलब क्या हो गया भाई साहब? आघातशील का मतलब ये हो गया कि ये धक्के को सह जाएंगे। क्या करेंगे भाई साहब? धक्के को सह जाएंगे, और धक्के को सह करके क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। नहीं समझे? हो सकता है कि कुछ केस में ये बिखर जाएं, या फिर कुछ हद तक क्या कर सके भाई साहब? धक्के को सह जाएं, या फिर इसमें इलास्टिसिटी भी हो जाता है। मतलब क्या है कि भाई साहब ये धक्के को सहती हैं। जैसे कि आपने क्या करें, कौन सा एग्जाम्पल दे? जैसे आपने गेंद को दबा दिया, यानी कि गेंद पे एक मुक्का मार दिया, दबेगा फिर अपने स्थान को रीगेन कर लेगा। या फिर आपने क्या किया? दीवार पे बात छोड़ो, आपने लकड़ी पे मारा, लकड़ी पे एक हथौड़ा मारा। ठीक है ना? क्या वो लकड़ी अपना आकार बदल लेगी? क्या नहीं बदलेगी? क्यों? बदल लेती है। ठीक है, अगर हम जैसे मिट्टी के बने बर्तन की बात कर लें, तो मिट्टी के बने बर्तन को अगर आप हथौड़ा मारोगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन वो अपना आकार नहीं बदलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए क्या होती है? घात को सहने की क्षमता रखते हैं। समझ रहे हो ना? घात को सहते हैं। समझे ना? हाँ, चिल्लाते नहीं हैं। जैसे उसमें क्या था, धातुओं में अगर हम धातु को पीटते हैं तो चिल्लाते हैं,
ये नहीं चिल्लाते, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ अच्छा, अभी इसमें और भी बता देते हैं फिजिकल वाले में। थर्ड नंबर, इनमें कोई चमक नहीं होता, इनमें विशेष चमक नहीं होता, ऐसा लिखो, इनमें विशेष चमक नहीं होता। इनमें विशेष चमक नहीं होता या होती। आगे बात करें, आगे हम फोर्थ नंबर पे बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे क्या बात करें भाई साहब, इनमें विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं होता, इनमें विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं होता, ठीक है ना, इसमें विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होगा। आप लोग इसको लिखिए। अभी इसका छठा गुण और भी बता देते हैं आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा नहीं, पांचवा, चार्ट हुआ है ना, 1 2 3 4, 4 हुआ है, पांचवा वाला और भी बात कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको सेव करके क्लीन करता हूँ। क्लीन हो जा, कलर चेंज हो जा, कलर ब्लैक आ जा। हम पांचवें नंबर की बात कर लें भौतिक गुण में। पांचवें नंबर की अगर हम बात करना चाहें, पांचवा वाला अभी हमने आपको नहीं बताया, पांचवा वाला क्या हो जाएगा भाई साहब। पांचवा अगर हम गुण की बात करते हैं तो ये गैस, या पहले हम ठोस लिख देते हैं, ठोस, अरे यार, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में होती है, तीनों अवस्थाओं में होती है, ठीक है ना। आप लोग इसको भी लिखिए। तो हम इसके बाद आप लोगों को बता देते हैं कि ये द्रव अवस्था में कैसे हो सकते हैं। अच्छा समझा देते हैं यहीं पे, फिर उसके बाद हम लोग रासायनिक पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा समझिए जरा कि ये जो अधातुएं होती हैं ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में कैसे हो जाती हैं भाई साहब। आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा कभी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि कुछ अधातुएं होती हैं। जैसे आपने किसको ले लिया, बोरोन को, ठीक है, कार्बन को ले लिया, ठीक है भाई साहब, और बहुत सारी गैसेज। अच्छा बोरोन की अगर आप बात करते हो तो बोरोन क्या होता है भाई साहब, बोरोन क्या होता है पता है आप लोगों को। बोरोन जो होता है वो क्या कहते हैं, वो क्या होता है भाई साहब, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। कार्बन भी अधातु होता है। तो ये दोनों क्या अवस्था में पाए जा सकते हैं भाई साहब, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जा सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आगे अगर हम बात करना चाहें, तो जैसे आपने नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारी गैसीय अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं भाई साहब, गैसीय अवस्था में होती हैं, ठीक है। और भी गैसेस होती हैं, इनर्ट वाली गैसेस जो 18वें समूह में पाई जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में क्या हो जाएगा भाई, द्रव अवस्था में अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है और ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। हाँ, आप लोग जाके उसको पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकते हो। ब्रोमीन जो होता है ना द्रव अवस्था में भी पाया जाएगा, ब्रोमीन क्या कहते हैं उसको, गैसीय अवस्था में भी पाया जाएगा। अगर हम यहाँ पे और भी बात करना चाहें और इसके आगे आ जाओगे, क्या है भाई साहब, सल्फर तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा, वो अधातु है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अच्छा एक बार लिख देते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, चलिए देख लीजिए। एग्जाम्पल लिख देते हैं एक बार, तब उसको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ले लेंगे जैसे कार्बन, और क्या ले लेते हैं, कार्बन ले लिया, सल्फर ले लिया, फास्फोरस ले लिया, ठीक है, और क्या ले लिया हम लोगों ने, हम लोग बोरोन ले लेंगे, ठीक है, और गैलियम, गैलियम तो धातु होता है नहीं, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
ऑक्सीजन हो गया, और हैलोजन समूह की सभी गैसें, जैसे फ्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन की बात कर लो, आयोडीन की बात कर लो, ये सभी गैसें। ठीक, कार्बन, सल्फर, ये सब तो किस अवस्था में पाए जाएंगे भाई साहब? ठोस अवस्था में हो गया, ठोस अवस्था में। ठीक है, बोरोन, बोरोन जो होता है ना, ये ठोस में भी पाया जा सकता है और ये द्रव में भी पाया जा सकता है। द्रव का मैंने एक और नहीं लिखा अभी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्या बताया था भाई साहब? ब्रोमीन। क्या बताया था? ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और ठोस अवस्था में भी, सॉरी गैस अवस्था में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं द्रव अवस्था। अगर द्रव की बात करें तब द्रव लिख दे रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे बात करेंगे, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारी क्या होती हैं भाई साहब? फास्फोरस कह रहा हूँ, फ्लोरीन, ये सारी की सारी क्या होती हैं? गैस होती हैं। क्या होती हैं भाई साहब? गैस होती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है भाई साहब? गैसें होती हैं। ठीक है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बोरोन भी क्या है कि भाई साहब वो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे द्रव मान के चला है। ठीक है ना, मुझे लिखना था एग्जाम्पल में, इसीलिए मैंने लिख दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद मेल्टिंग पॉइंट और क्या कहते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आप लोगों को समझाया ना, यानी कि गलनांक और क्वथनांक नहीं समझाया। ठीक है, ठीक है, नहीं समझाया, कोई बात नहीं, इसको हम आगे लेक्चर में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा देरी का लेक्चर नहीं बनाएंगे, इसको सेव कर देते हैं। इसी पर हम आगे बात करेंगे, यानी कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक, फिर अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक की थोड़ी सी बातें कर लेंगे, फिर आगे नहीं, पहले हम इसके क्या कहते हैं, रासायनिक गुण को पढ़ा देंगे। अभी तो भौतिक गुण हमने पढ़ा है ना, इसके रासायनिक गुण को पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें? धातुओं के गलनांक और क्वथनांक और अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक को, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। ठीक, उसको पढ़ाने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। चलिए, सेव कर दिया हमने। तो आप लोग यहाँ तक आए, आप लोगों ने लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड किया, आप लोगों ने मुझसे कुछ सीखा भी। ठीक है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिएगा, अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कहीं पे भी आपको डाउट आएगा तो इस पर कमेंट में जाकर के आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है।